डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अभी कॉलेज में आपको पढ़ाया भी जाता होगा, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। प्लीज आप अच्छी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना। स्टार्टिंग में अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैंने डेवलपमेंट स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा नहीं था। मुझे ऐसा था कि भाई हाँ प्रोजेक्ट ही बनाना है ना, वी कैन डू दैट प्रॉपरली, अपने स्मार्ट है ही, अच्छी तरीके से बनाएंगे। पर जब हमें ये चीज पता चली कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और अपनी स्मार्टनेस दोनों अलग अलग चीज होती है, राइट? तो हमें अपनी स्मार्टनेस दिखानी है कब? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उससे अलग होके नहीं। तो रिक्वायरमेंट के लिए हमें अच्छी तरीके से पहले रिक्वायरमेंट गैदर करना है और उसी के ऊपर काम करना है, और उससे फायदा होगा, रीवर्क नहीं आएगा। अदरवाइज आप रीवर्क में ही घूमते रहोगे और आपका काम खत्म नहीं होगा। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसे बोलते हैं, इट इज आर्ट ऑफ क्रिएटिंग क्वालिटी प्रोडक्ट विद इन टाइम एंड बजट। तो ये चीज आपकी जो अपनी पूरी बुक होगी ना, उसका मतलब यही निकलेगा। तो ये ध्यान रखना है और अच्छी तरीके से हमें उसको लर्न करना रहेगा। अभी हम लोग यहाँ पे एक डेमो के अंदर चले जाते हैं और आज का फोल्डर बना देता हूँ। चलो, ये फोल्डर मैंने बनाया हुआ है htdocs में, जो कि जैम्प ने दिया हुआ है। तो जैम्प यहाँ पे मैं ओपन करवाता हूँ। यहाँ पे 2 सर्विसेज स्टार्ट की हुई है। तो व्हाट इज जैम्प पहले वो पता होना चाहिए। तो कई लोग हमें ऐसा बोलते हैं कि जैम्प इज अ सर्वर, राइट? बहुत सारे लोगों ने ऐसा हमें कहा है कि जैम्प इज अ सर्वर, तो टोटली रॉन्ग। जैम्प सर्वर नहीं है, जैम्प इज अ पैकेज। जैम्प पैकेज है किस हिसाब से, तो उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। X stands for क्रॉस प्लेटफॉर्म, A stands for Apache, M stands for MariaDB, MySQLi जो अभी लेटेस्ट वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं वो, ये P stands कर रहा है PHP के लिए और ये P पर्ल के लिए। तो PHP एंड पर्ल दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो कि आप ये जैम्प पैकेज इंस्टॉल करवाते हो, उसके साथ ही ये सारे सॉफ्टवेयर एक साथ आपको मिल जाते हैं। तो ये अपाचे जो एप्लीकेशन सर्वर की तरह काम करेगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये जो है वो सर्वर है। सर्वर के अंदर 2 तरीके के सर्वर, एक एप्लीकेशन सर्वर जो PHP जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा, और दूसरा डेटाबेस सर्वर। तो डेटाबेस के लिए यहाँ पे जो MySQL लिखा है वो MariaDB वर्जन है। आपको चेक करना है, यहाँ पे जाके सिर्फ लिख दो लोकल होस्ट। तो यहाँ पे अपाचे, MariaDB, PHP एंड पर्ल, ठीक है। X स्टैंड्स फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वो इंस्टॉल होने के लिए कैपेबल है। तो आप उसे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज करवा सकते हो। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहा। सपोज मान लो कि जो जॉब वैकेंसीज मिल रही है वो सबसे ज्यादा PHP में है, उसके पीछे के रीजन में ये सबसे बड़ा रीजन मिला हमें। क्यों? तो 4 लैंग्वेजेस को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। एक पाइथन है, PHP है, C# है और जावा है। तो C# है, तो C# के अंदर हम लोग अगर कोई एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे विजुअल स्टूडियो चाहिए, और विजुअल स्टूडियो डिपेंडेंट है विंडोज के अंदर। और विंडोज सपोज हम लोग इंस्टॉल करवाए, मैं अपनी कंपनी की बात करूं, मेरी कंपनी में 50 पीसीज अवेलेबल है, तो 50 पीसी अवेलेबल है, तो 50 के अंदर विंडोज डालना है तो 50 का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर लाइसेंस नहीं लिया हमने तो क्या, उसमें से हम लोग अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं और IT वालों को पता चल रहा है तो वो लॉक कर सकते हैं उसे। तो वो कंपनी के अंदर वो चीज ना चले, दैट मीन्स हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है। और वो जो एक्सपेंस है वो कहाँ पे जाएगा? प्रोडक्ट के ऊपर। जबकि यही चीज हम लोग ओपन सोर्स के अंदर बनाए, ओपन सोर्स एंड फ्री, तो ये चीज कॉस्टिंग हमारी कम हो। देन ओपन सोर्स में जैसे ही बात कर रहे हैं तो जावा वाला भी चिल्ला रहा है, आई एम ऑल्सो फ्री एंड ओपन सोर्स, बट जावा इज वेरी लेंथी एंड डिफिकल्ट, ठीक है। तो वो किस तरीके से क्या है हम लोग देखते जाते हैं, धीरे धीरे प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग टेम्पलेट इंटीग्रेट करेंगे। तो कोई भी टेम्पलेट को यूटिलाइज करना है उसके लिए बूटस्ट्रैप हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। बूटस्ट्रैप इज अ डिजाइनिंग फ्रेमवर्क। मैं ऑनलाइन फ्री टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेता हूँ। W3 लेआउट करके हमारे पास एक वेबसाइट अवेलेबल है, जिसके अंदर सिर्फ आप लॉगिन रजिस्ट्रेशन करके टेम्पलेट को यूटिलाइज करवा सकते हो।
कोई कैटेगरी के अंदर जाके हम लोग एजुकेशनल टेम्पलेट को यूज करवा लेते हैं। सपोज ये वाला टेम्पलेट हमें यूटिलाइज करना है, तो यहाँ पे जाके स्टार्टर दैट मीन्स फ्री डाउनलोड पे क्लिक किया मैंने। टेम्पलेट सिलेक्शन के अंदर यहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं, उसको किसी के ऊपर भी क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड का लिंक दे देगा और आपका टेम्पलेट हो जाएगा डाउनलोड। अब टेम्पलेट सिलेक्शन में क्या ध्यान रखना है आपको, तो देखो ये जो टेम्पलेट है उसके अंदर स्लाइडर बैक में जा रहा है, दिख रहा है, मेनू है उसके पीछे स्लाइडर है। ऐसा टेम्पलेट हमें सिलेक्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग दूसरे पेजेस ऐड करवाएंगे तो वहां पे वो दिक्कत देगा, क्योंकि हम लोग हेडर एंड फूटर अलग अलग कर देते हैं। तो हमेशा से ऐसा टेम्पलेट चूज करना, जैसे कि ये इसका हेडर हम लोग अलग करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि हमने अभी जो सिलेक्ट किया उसका हेडर हम लोग अलग करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्लाइडर और हेडर अलग हो वैसा टेम्पलेट चूज करेंगे तो वो आपके लिए एडिट करने में काफी हेल्पफुल होगा। ये रहा मेरा टेम्पलेट, उसको हम लोग करवा देते हैं एक्सट्रैक्ट अपने फोल्डर के अंदर। डेमो के अंदर अपना है 29 अगस्त, उसके अंदर टेम्पलेट बैकअप के अंदर टेम्पलेट करके फोल्डर डाल दिया मैंने और ओके कर दिया। इसको बंद कर देते हैं। ये जो टेम्पलेट है अब हमारा बैकअप हो गया, इसको मैं करवा देता हूँ एग्जीक्यूट। यहाँ पे ये थोड़ा लोड ले रहा है, देखा है ये घूम रहा है, तो उसके पीछे के रीजन क्या होते हैं, ऑनलाइन फॉन्ट्स लोड किए है उसने, उसे पहले बंद कर दो। देखो ये रहा ऑनलाइन फॉन्ट्स, इसे मैंने बंद कर दिया। अब रिफ्रेश करो तुरंत ही स्टार्ट, ठीक है। अब मुझे क्या करवाना है, ये जो टेम्पलेट है उसको पहले तो PHP में कन्वर्ट करेंगे। तो ये HTML फाइल है, तो क्यों PHP में कन्वर्ट करवाना है, तो PHP supports HTML but HTML does not support PHP। तो यहाँ पे मैंने PHP का इस तरीके से कोड लिखा, echo I सेव करवाया और रिफ्रेश करवाया, कुछ आउटपुट ऐसा कुछ मुझे नहीं मिल रहा है। तो उसके पीछे का रीजन यहाँ पे कंट्रोल U करके चेक करो तो यहाँ पे दिख रहा है ये डेटा है, पर यहाँ पे कुछ आउटपुट ही नहीं मिल रहा है ना। चलो मान लिया कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी, उसने आगे हमारे पास फाइल को एग्जीक्यूट करवाएगा, उसको मैं एग्जिट करवा देता हूँ, दैट मीन्स इसके आगे नहीं जाना चाहिए। फिर भी उसने वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं की क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आया कि ये क्या है, ये जो कोड लिखा हुआ है वो क्या है। उसको ऐसा लगा ये टैग है। तो HTML does not support the PHP, तो हमें उसको क्या करवाना पड़ेगा, पहले PHP के अंदर कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो PHP के अंदर कन्वर्ट करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे चले जाते हैं। अपना जो प्रोजेक्ट होगा वो हम लोग 90% MVC में बनाएंगे। कोर PHP भी है, पर मेरे एंड से कोर PHP खत्म हो चुका है, कोर PHP में कुछ काम नहीं होता, MVC ही यूज होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे MVC फोल्डर बनाता हूँ, जिसके थ्रू हम लोग क्या करवाएंगे, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, अपने वेल स्ट्रक्चर्ड एक प्रोग्राम और वेल स्ट्रक्चर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो व्यूज करके मेरे पास फोल्डर है, मॉडल देन कंट्रोल, तो मेरे व्यूज रहेंगे इसके अंदर, जिसके अंदर हम लोग एक फाइल बना देते हैं, न्यू फाइल MVC views, जिसमें header.php footer.php, जो कॉमन कोड है उसे हम लोग अलग करके रख रहे हैं। तो कॉमन कोड कितना है, तो देखो यहाँ पे अबाउट के अंदर भी ये होम सेम है, ये लोड ले रहा है, देखा क्यों, क्योंकि मैंने एक ही जगह पे फॉन्ट को कमेंट किया, इंडेक्स में, अबाउट में नहीं किया। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, जितने पेज में जो कोड है ना, मुझे उसको क्या करना पड़ेगा,
वापस से मतलब हर एक पेज के अंदर जाके चेंज करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, मजदूरी हो जाएगी। एंड कभी भी मजदूरी नहीं करनी, मेहनत करनी है। दैट मीन्स स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मैथमेटिक्स का फंडा। मैथ्स में हम लोग क्या करते थे कि जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है, दैट मीन्स बार बार एडिशन हो रहा है, तो हम लोग उसे कॉमन ले लेंगे और कॉमन करवा के लास्ट में उसे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जो कॉमन निकालने का कोड है वो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हेडर एंड फुटर का कोड होगा। देन मेन कंटेंट। अब हेडर के अंदर कितना कोड, तो ये जो हेडर यहाँ तक का है वो इसे इंस्पेक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट करवा के आप चेक करवा सकते हो यहाँ पे ये सेक्शन। देन ये स्लाइडर के ऊपर, दैट मीन स्लाइडर के ऊपर का जितना भी कोड है वो सारा हमारा क्या है, हेडर है। तो यहाँ पे कर्सर लाने का, कंट्रोल शिफ्ट होम करने का, यहाँ से ये कोड हटा देते हैं और डाल देते हैं अपनी हेडर फाइल में, header.php में। अब क्या करवाना है, तो फूटर, सिर्फ मैंने फूटर सर्च करवाया, तो फूटर पे हम लोग आ गए, यस, कंट्रोल शिफ्ट एंड, यहाँ का जो कोड था उसे हटा दिया, कहाँ पे डाल दिया, फूटर वाली फाइल में। और बाकी जो बचा कोड हमारा क्या हो गया, मेन कंटेंट का कोड हो गया। और ये जो HTML है उसे एज इट इज करवा दिया ताकि बैकअप रहे हमारे पास। तो ये बैकअप, अब इसे ओपन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये फाइल को मैं एग्जीक्यूट करवाऊं तो क्या होगा, तो MVC करके मेरा प्रोजेक्ट बना है, तो मैं इसे PHP के अंदर, तो PHP स्टार्ट लोकल होस्ट से हुआ, demo/29 अगस्त, इसमें MVC। एक्चुअली मैं जब MVC के ऊपर क्लिक करूँ ना तो मेरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैंने google.com किया तो google.com जैसे ही टाइप करूँ तो ओपन हो जाना चाहिए। यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो क्योंकि मेरे व्यूज के अंदर ये सारी फाइल है। तो इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए यहाँ से एक चीज होनी चाहिए, तो हर एक चीज को मैनेज कौन करता है, तो कंट्रोलर करता है। तो मैं पहले कंट्रोलर के अंदर इसको कॉल करवा देता हूँ, सेव करवाते हैं अपने एक नई फाइल, कंट्रोलर माय कंट्रोलर .php। अब यहाँ पे जाके चेक करते हैं, तो कंट्रोलर हमारा ये फाइल लेके आ रहा है, जिसके अंदर मुझे क्या करवाना है, 3 पेजेस को ओपन करवाने। कौन से, तो जो हेडर, फुटर एंड मेन कंटेंट। तो एक PHP फाइल की स्क्रिप्ट का कोड दूसरी PHP फाइल की स्क्रिप्ट के अंदर यूज करने के लिए 4 फंक्शन, इंक्लूड वंस, रिक्वायर्ड वंस। तो यहाँ पे इंक्लूड वंस और रिक्वायर्ड वंस हम लोग कोई भी यूज करवा सकते हैं। डिफरेंस है वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें काफी टाइम जा सकता है। तो सिर्फ header.php हम लोग यूटिलाइज करवा देते हैं, main.php एंड footer.php। अभी भी वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाली, एरर देखते हैं। तो हमारे पास एरर आई, वार्निंग दी उसने कि ये फाइल यहाँ पे नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली मुझे क्या करना है, जब यहाँ पे हम लोग आए तब ही कोई फाइल को ओपन करवाना है। तो वो फंक्शनलिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो इंडेक्स फाइल। तो इस जगह पे जाके हम लोग उसका नाम दे देते हैं इंडेक्स। अब जाके हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स के अंदर जाके कंट्रोलर को लोड करवाएंगे, कंट्रोलर/माय कंट्रोलर वाली फाइल। तो देखो अब जैसे ही मैं MVC के अंदर एंटर हुआ तो कौन सा फाइल एग्जीक्यूट हुआ, तो कंट्रोलर में जो एरर थी वो एरर आनी स्टार्ट हुई। दैट मीन्स मैंने जैसे ही एंटर किया तो मेरा कंट्रोलर स्टार्ट हो गया, रन हुई है ये फाइल, कोड एग्जीक्यूट हुआ है ये वाला। अब ये हेडर कहाँ पे पड़ी है, तो मेरी फाइल रन हुई है ये इंडेक्स वाली, तो व्यूज फोल्डर के अंदर है हेडर। तो यहाँ पे लिख दो व्यूज, एक को चेक करवाओ पहले, क्या एरर गई, तो यस एरर गई। वहां पे हाई लिखा हुआ मिला और एग्जिट हो गया, दूसरी एरर नहीं आई। क्यों, क्योंकि एग्जिट किया हुआ है इसलिए। तो ये हुई PHP स्क्रिप्ट चालू अपनी।
तो डीबगिंग बोलते हैं इसे, स्टेप बाय स्टेप डीबगिंग जिसे हम लोग बोलेंगे। तो हेडर का कोड आ गया। अब हेडर के बाद मेन कंटेंट एंड फुटर नहीं आया, क्यों? तो यहाँ पे हमने व्यूज नहीं डाले, डाल दो यहाँ पे व्यूज और यहाँ पे करो रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो कोड मिल गया, और ये वाली तो इतनी अच्छी वेबसाइट दिख रही है और ये वाला नहीं दिख रहा है, उसके पीछे का रीजन कोड चेक करो। कंट्रोल यू किया, यहाँ पे जाके कंट्रोल यू मैंने प्रेस किया तो देखो कोड सही है। इसके ऊपर कंट्रोल यू किया, इसका भी कोड सही है, उतना ही है, पर यहाँ पे उसकी CSS मिल रही है, यहाँ पे इसको CSS नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये फाइल नहीं मिली। तो फाइल क्यों नहीं मिली? क्योंकि हमारे टेम्पलेट के अंदर जो असेट्स है वो हमने नहीं सेट किया है। तो ये असेट्स वाला फोल्डर हमें लेना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो MVC के अंदर मैंने बना दिया असेट्स करके फोल्डर, और ये असेट्स को हम लोग एक्सेस करवा सकते हैं। MVC असेट्स CSS आ गया तो यस, अब करवाओ यहाँ पे रिफ्रेश, हो गया कोड। तो यस, ये अब हमारा कोड स्टार्ट हो गया PHP के अंदर। अब जो लिंक्स बनाई है वो, तो लिंक्स के अंदर यहाँ पे एक लॉगिन करके मुझे क्या करवाना है, मेनू क्रिएट करना है। तो एक पेज के अंदर हम चेंज करें और सब में आ जाए, वैसा हेडर पेज बनाया हुआ है हमने। तो यस, जस्ट कॉपी दैट, login.php लॉगिन। अब देखो MVC का एडवांटेज, यहाँ पे login.php मिला, पर मैं तो सारी चीज मैनेज कर रहा हूँ कहाँ से, तो कंट्रोलर में से। एक ही पेज जिससे सारी चीज मैनेज हो रही है। तो यहाँ पे पेज को हम लोग करवा देंगे URI से ऊपर। तो URI क्या होता है, तो पेज के एक्सटेंशन के बगैर हमें चीज को मैनेज करवाना। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे index.php स्लैश करके हमारा जो डेटा मिल रहा है वो, अब अगर ये index.php हट जाए तो हमें क्या होगा, कौन सा पेज ओपन हो रहा है वो पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमारे पास है htaccess फाइल। तो htaccess करके एक फंडा है हमारे पास, एक्सक्यूज मी। तो htaccess करके हमारे पास एक फंडा है जिसके थ्रू हम लोग परफॉर्म करवा सकते हैं, हम लोग रिमूव करवा सकते हैं हमारे इंडेक्स फाइल को। तो रिमूव index.php इन कोऑर्डिनेटर, ये फ्रेमवर्क ने दिया हुआ है। 4 लाइन का कोड है, उसको यूटिलाइज करके मैं यहाँ पे, सपोज यहाँ पे index.php ना लिखा हो तो भी प्रॉपर वर्क करे, उसको हम लोग जनरेट करवा सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं लॉगिन लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड मिल रहा है। बैक जाते हैं, एक न्यू फाइल बना देता हूँ जिसमें ये 4 लाइन का कोड, और MVC के अंदर यहाँ पे इंडेक्स है, तो यहाँ पे ही हम लोग जनरेट करवाएंगे हमारी htaccess एक्सटेंशन वाली फाइल। इसका नाम नहीं होता, सिर्फ एक्सटेंशन होता है, ऐसी फाइल बने, इसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल बोलते हैं। लॉगिन पे वही पेज ओपन होना स्टार्ट हो गया। अब मुझे ऐसा करना है, यहाँ पे होम लिखा हुआ हो तो ये होम पेज खुले, और लॉगिन हो तो लॉगिन वाला पेज खुले। तो उसके लिए ये सारी चीज मैनेज कौन कर रहा है, तो कंट्रोलर को ओपन करवाओ। जब पेज के अंदर के डेटा URI के डेटा होते हैं तो वो URI के डेटा हम लोग सर्च करते हैं, चेक करते हैं किसमें से मिलेंगे। तो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है हमारे पास, कौन सा, $_server, इसको मैंने प्रिंट करवाया, एग्जिट किया। देखो ये इंफॉर्मेशन दी, सर्वर की सारी इंफॉर्मेशन, जिसमें लास्ट में यहाँ पे मुझे मिला पाथ इन्फो में
स्लैश लॉगिन, दिख रहा है। तो जब पाथ इन्फो में लॉगिन मिले तब हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जब और तब ऐसा कुछ भी हमें हुए तो ये पता है कि हम लोग इफ एल्स करेंगे। पर क्या पेजेस कितने होंगे, 3 या 4 होंगे? तो नहीं, ज्यादा पेजेस होने वाले। तो ज्यादा जब इफ एल्सिफ एल्सिफ एल्सिफ, जिसे हम लोग इफ एल्सिफ लैडर बोलते हैं, तो मल्टीपल इफ एल्सिफ आए तो उसको हम लोग क्या करेंगे, स्विच केस में कन्वर्ट करवा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग यूज करवाने वाले हैं स्विच केस। तो स्विच में डाल देता हूं मैं, अगर पाथ इन्फो स्लैश होम मिल रहा है तो होम, लॉगिन मिल रहा है तो लॉगिन वाला पेज दिखाना चाहिए। पहले चेक करते हैं, कुछ पेज नहीं लोड करवाना, मैसेज प्रिंट करते हैं, होम पेज लॉगिन, लॉगिन पेज, लॉगिन मिला तो लॉगिन पेज, यहाँ पे लिख दिया मैंने होम, तो होम पेज। तो अपना काम हो गया। हम लोग क्या करवा सकते हैं, देखो कितनी आसानी से हम लोग ये सारी चीज क्रिएट करवा रहे हैं। सिर्फ जिस हिसाब से कंडीशन बनानी है, लॉगिन पेज में क्या होगा, तो हेडर फुटर आपको वो रखना है तो वो रखो, अदरवाइज चलो मैं आपको न्यू पेज कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लॉगिन क्लिक करें तो एक नया लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाए। तो एक आप अपने लॉगिन रजिस्ट्रेशन बूटस्ट्रैप, चलेगा वैसे तो ये, ठीक है। इसका कोड ले लेते हैं अपने, टेम्पलेट को यूटिलाइज करवाएंगे। लॉगिन रजिस्टर डॉट पीएचपी व्यूज के अंदर उसे डाल दें। देखते हैं कुछ एडिशनल सीएसएस या ऐसा कुछ है, तो यह सीएसएस भी और जेएस भी है। मैं दूसरे पेज में नहीं डाल रहा हूँ, अभी फिलहाल इसी पेज के अंदर मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। एसईओ पर्पस से जब भी हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं तो लिंक्स होनी चाहिए आपकी हेडर में। ये वाला पेज ओपन करवा देते हैं, लॉगिन रजिस्टर, यहाँ पे लॉगिन जब मिल रहा है तब। लॉगिन अंडरस्कोर रजिस्टर, HTML है, HTML को नहीं ओपन करवाना है। ये लॉगिन आ गया हमारा पेज। तो यस, अभी यहाँ से बैक जाना हो तो क्या करें,
तो एक सिंबल ला देते हैं यहाँ पे होम का, होम बटन इमेज पीएनजी, ये वाला होम हम अपने वहां पे रख देते हैं, सेव करवा देते हैं ये इमेज को। MVC एसेट के अंदर डाल दिया मैंने, इमेजेस वाले में होम लोगो। हमारा जो लॉगिन रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर चले जाते हैं, और ये रजिस्टर लॉगिन ये लिखा हुआ है उसके ऊपर यहाँ पे एक बना देते हैं रो, एनडी क्लास कॉल एमडी टू IMG SRC assets slash images slash home logo PNG। हमारा लोगो लोड हो चुका है, यस। इसकी हाइट दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं 20%। इसको यहाँ से यहाँ पे मूव करवाने के लिए हम लोग ऑफसेट का यूज करवा सकते हैं, ऑफसेट MD बूटस्ट्रैप के कंसेप्ट से ये 10, तो आगे से 10 की जगह छोड़ेगा वो। ये बूटस्ट्रैप पुराना है तो हम लोग उसे 10 की ब्लैंक जगह छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करें अपने, तो क्या होना चाहिए, वो होम पे चला जाना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास है एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर मैं एब्सोल्यूट URL दे दूंगा, एब्सोल्यूट पाथ दे दूंगा, कहाँ का, तो ये हो गया हमारा होम ओपन। रिफ्रेश, यहाँ पे होम पे गए, लॉगिन पे क्लिक किया तो लॉगिन पे, रजिस्टर पे क्लिक किया तो रजिस्टर, ठीक है। होम पे जितने आपको जो मैन्यूज बनाने हैं वो हम लोग क्रिएट करवा सकते हैं। अब क्या करना है, तो यहाँ पे रजिस्टर पे मैंने कुछ डेटा फिल किया, रजिस्टर नाउ पे मैंने क्लिक किया, तो ये होना चाहिए डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर, ये हमें परफॉर्म करवाना है। तो जो मेन हमारा टारगेट था वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करो, ये टेम्पलेट इंटीग्रेट हुआ हमारा टेम्पलेट। अब जो HTML का था वो कन्वर्ट हो चुका है PHP में। इवन यहाँ पे जितने भी अभी HTML वाले पेज है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। होम, अबाउट का अबाउट, सर्विसेज, तो इन सबको हैंडल करने के लिए हमारे पास कंट्रोलर के अंदर स्विच केस होने चाहिए। अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, और जिसके अंदर हम लोग लोड करवाएंगे अपने पेजेस। कॉन्टैक्ट पेज, सर्विस व्यू, अलग अलग नाम जानबूझ के दे रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि वो दोनों सेम रखने हैं। और ये वाले पेजेस बना देंगे कहाँ पे, तो जो व्यूज वाले फोल्डर के अंदर हमने
मेन कंटेंट बना है उसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। अबाउट, अबाउट के अंदर क्या क्या चीज चाहिए, तो यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है और बनाई हुई है। मुझे ये सारी चीज नहीं चाहिए, हटा दो उसे। ये स्लाइडर वाइडर नहीं चाहिए मुझे। तो एक हमारे पास टेम्पलेट के अंदर होगा अबाउट अस वाला पेज। तो चले जाते हैं टेम्पलेट, टेम्पलेट के अंदर ये अबाउट वाला जो पेज है इसका इतना ही सेक्शन ले लेते हैं। सेट कर लेते हैं अपने अबाउट पे क्लिक करें तो इतना आगे, ठीक है। कंट्रोलर में चले जाते हैं, सर्विसेज, सर्विस व्यू वाला पेज बनाना है। एमवीसी व्यूज अबाउट को कर लो कॉपी, उसका नाम दे दो सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर चले जाओ, यहाँ पे डाल दो सर्विसेज नाम, और यहाँ पे सर्विसेज। कॉन्टेक्ट पेज, अभी नाम दे दो कॉन्टेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा होम, कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट। सर्विसेज में जाएंगे, सर्विसेज वाला, अबाउट वाला अबाउट, कॉन्टैक्ट, लॉगिन पे लॉगिन, होम पे जाएंगे तो वापस। तो देखो यहाँ पे ऊपर कोई पेज के अंदर कुछ पता ही नहीं चलेगा किसी को कि ये कौन से पेज लोड करवा रहा है। लिखा हुआ अबाउट मिल रहा है, पर मैं अगर सपोज इसके अंदर कॉन्टैक्ट वाला ओपन करवा दूं तो ओपन हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। और इवन वहां पे ये भी आइडेंटिफाई नहीं है यूआरआई के अंदर कि ये पेज डॉट पीएचपी एक्सटेंशन से एचटीएमएल है, कौन सा एक्सटेंशन है वो भी हमने रिमूव कर दिया। तो ये कंसेप्ट हमारे पास आते हैं, तो डेवलपमेंट पता नहीं चलेगा तो क्या हम लोग उसे यूटिलाइज करवा सकेंगे, पता कर सकेंगे कि ये किसके अंदर वेबसाइट बनी है। तो हैक करने के लिए भी डिफिकल्टीज क्रिएट हो रही है। एक और कंसेप्ट है हमारे पास, हैक का कंसेप्ट जब आया तो एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं पीएचपी इज नॉट अ सिक्योर टॉप मोस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट लैंग्वेजेस। यहाँ पे जाके विकिपीडिया, मेरे डेटा नहीं है, ये विकिपीडिया बोलता है, ठीक है। तो देखो पहली चीज, इंडिपेंडेंटली काम करने वाली आपको लैंग्वेजेस दो ही मिल रही है, एक पीएचपी और एक सी शार्प। सी शार्प को तो हमने बीट कर दिया है और सी शार्प यहाँ पे खुद की वेबसाइट के लिए ही काम कर रहा है। बाकी कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है कि कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो इंडिपेंडेंटली खुद अपने बलबूते के ऊपर अकेला पूरा बड़ा प्रोजेक्ट मैनेज कर सकते हो। ना तो जावा है ना पाइथन है। देखो जहाँ पे जावा है उसके सपोर्ट में सी है, सी प्लस प्लस है, गो एंड जावा है। यहाँ पे पीएचपी सपोर्ट में है तो उसके लिए दूसरी लैंग्वेजेस को वो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है ऐसा कोई है ही नहीं। तो एक पीएचपी है वो हमें प्रूफ मिला। दूसरा प्रूफ याहू, जो सबसे बड़ी वेबसाइट की तरह हम लोग कंसिडर कर सकते हैं और जिसके अंदर मेलिंग सर्वर बना हुआ है। तो अगर कोई ऐसा बोलता है कि भाई ये सिक्योर नहीं है, तो चलो जब बनाया होगा तब याहू वाले को पता नहीं होगा ना कि ये सिक्योर नहीं है, तो हम लोग इसमें बनाए ना बनाए। पर आज 20 साल 25 साल के बाद तो उनको पता होगा कि सिक्योरिटी नहीं है, तो दूसरे में नहीं मूव हो सकते। वो मूव नहीं हो रहे, दैट इज द प्रूफ। ये 95 के थ्रू यहाँ से, ये 95 से चल रहा है, जब से पीएचपी है तब से ये चल रहा है। तो नहीं मूव हो रहा है, उसके पीछे के रीजन क्या है, इट इज अ सिक्योर। पर कैसे, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो करो, मैं फोर्स नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको प्रूफ मिलेगा। विकिपीडिया, जिसके अंदर हमने जो साइट ओपन की है वो विकिपीडिया पीएचपी में बना हुआ है।
तो विकिपीडिया सबसे ज्यादा डेटा कंटेंट करने वाला, होल्ड करने वाला एक वेबसाइट है। और इसका रिट्राइवल, इसका जो परफॉर्मेंस है, जैसे कि मैं यहाँ पे विकिपीडिया ओपन करवाना चाहूँ तो तुरंत ही एंटर करो, तुरंत डेटा लो। तो ये प्रूफ है कि इट इज अ वेरी क्विक एंड फास्ट। तो ये पीएचपी जो सबसे ज्यादा चल रहे हैं, उसके पीछे के दो रीजन आपको बताया। चलो अपने वापस आ जाते हैं, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर जब भी हम लोग क्लिक करें तो डेटा स्टोर होने चाहिए कहाँ पे, डेटाबेस के अंदर। तो अब डेटाबेस के अंदर स्टोर करने के लिए हमें पहले ये लॉगिन वाला पेज ओपन करवाना है। ये रहा मेरा लॉगिन वाला, उसका आईडी, एक्शन नहीं देना है, एक्शन हटा देता हूँ क्योंकि मुझे मेरे पास ही रखना है उसे, इसलिए। नेम होने चाहिए, नेम दिए हुए हैं, यस। सबमिट बटन दिया हुआ है, यस। हम लोग करवाते हैं यहाँ पे ये डेटा फिल, सेंड किया, सबमिट किया, कहाँ पे गए, तो डेटा आ गए मेरे कंट्रोलर के पास। कैसे पता चला, चेक करो। यहाँ पे इको प्री प्रिंटर $_ को प्रिंट करूंगा तो मुझे सारे डेटा लिस्ट करके दे देगा। आ गए सारे डेटा, तो यस। अब ये डेटा मुझे डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाने। डेटाबेस का कंसेप्ट हमें पहले से पता होना चाहिए। जब हम लोग डायनेमिक एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आप सबको डेटाबेस के कंसेप्ट और क्वेरीज पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेटाबेस के लिए PHP माई एडमिन, उसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट हमारा एक डेटाबेस है जिसको मास्टर डेटाबेस मैं यूटिलाइज करवाता हूँ वो, और यूजर करके टेबल है। तो इसके अंदर डेटा स्टोर करवाने। तो यहाँ से डेटा पास किया मैंने, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, 3 चीज। और यहाँ पे है जेंडर और ईमेल भी है, तो जेंडर को हम लोग डिफॉल्ट दे देंगे, यूजर नेम, पासवर्ड एंड ईमेल, 3 चीज जा रही है। तो ये चीज मिल रही है, उसको हम लोग इंसर्ट करवाते हैं यहाँ पे। तो कहाँ से, तो कंट्रोलर के अंदर। तो कंट्रोलर में अपने बनाते हैं, अभी मॉडल का यूज नहीं करवा रहे, अभी सिंपल मैं कंट्रोलर में ही क्वेरी लिख के आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं पहले SQL इक्वल टू, क्वेरी क्या बनेगी, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम यूजर। अब उसके अंदर हम लोग पास करवाते हैं अपनी वैल्यूज। ये हुई मेरी क्वेरी। तो क्या क्या चीज, तो यूजर अंडरस्कोर नेम जो हमारा कॉलम नेम रहेगा, डेटाबेस के अंदर ये जो यूजर नेम है वो, पासवर्ड, जेंडर, ईमेल, मोबाइल। तो फिर डाल ही देते हैं यहाँ पे। तो ईमेल तो है ही, यहाँ पे टेक्स्ट, मोबाइल, मोबाइल नंबर आ गया, तो यस। अब इसको करवा देते हैं रेडियो। टेंडर कोई आईडी देने की जरूरत नहीं है, इसका क्लास भी नहीं लगेगा, प्लेस होल्डर भी नहीं होगा। दो रेडियो बटन, तो रेडियो बटन आ गए, यस। एक लेबल दे दो, टेंडर 10% NBSP स्पेस देने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे नेम, मेल एंड फीमेल, डेटा मिले, यस। यहाँ पे आ गए। अब इसके अंदर की वैल्यू स्टोर करवानी होगी, तो वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे, मेल,
ईमेल, हर एक चीज को चेक करते जाना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेटा को फिल करवा दिया, रजिस्टर तो आ गया। यस, हमारे पास सब ईमेल, मोबाइल, ये सारी चीज अवेलेबल है। अब इसको करवा देते हैं डेटाबेस के अंदर स्टोर। तो मैं कंट्रोलर के पास आ गया, यहाँ पे ये चीज डाल दी। अब ये डेटा आएंगे कैसे हमारे पास, $_ रिक्वेस्ट में से मिले। रिक्वेस्ट उसके अंदर क्या, तो यूजर नेम के लिए यहाँ पे है यूजर नेम कॉमा पासवर्ड के लिए हमारे पास है पासवर्ड, एंटर, ईमेल, मोबाइल, और क्वेरी को करवा दो प्रिंट। इको से हम लोग क्वेरी को प्रिंट करवाएंगे। जस्ट करो रिफ्रेश, आपकी क्वेरी हो गई रेडी। इसको कॉपी करके परफॉर्म करो एसक्यूएल के अंदर, डेटाबेस के अंदर जाके मैंने करवा दी इसे प्रिंट, एग्जीक्यूट, गो किया, डन, यस। तो क्या हम इस तरीके से यूजर को बोलेंगे कि भाई यहाँ से कॉपी कर ले, ये जगह से क्वेरी कॉपी कर ले और यहाँ पे पेस्ट कर दे, तेरा डेटा हो गया इंसर्ट, चलेगा? डेफिनेटली नॉट, ये सिनारियो थोड़ी चलेगा। डेटा इंसर्ट हो गया है पर यूजर थोड़ी ना वहां पे डेटा को इंसर्ट करवाने के लिए इस तरीके से जाएगा, वो ना चले। तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्या परफॉर्म करवाना होगा, तो ये डेटाबेस एग्जीक्यूट, डेटाबेस को कनेक्ट करना होगा। हम लोग डेटाबेस को कनेक्ट करवा रहे हैं एक वेरिएबल के अंदर, कनेक्शन इक्वल टू न्यू MySQLi। अलग अलग तरीके से डेटाबेस को कनेक्ट करवा सकते हैं, जिसके अंदर सबसे बेस्ट है PDO, PHP डेटा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे MySQL यूज किया है, तो लेटेस्ट कंसेप्ट के साथ हम लोग MySQL का भी यूज करवा सकते हैं। लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड में ब्लैंक, और हमारा डेटाबेस में मास्टर डेटाबेस। अब इसको करवा देता हूं मैं सिर्फ पहले प्रिंट। ई को चेक तो करना पड़ेगा ना, हर एक चीज चेक होनी चाहिए। अगर चेक नहीं किया तो आप डीबग नहीं कर पाओगे, एंड इफ यू आर नॉट अ गुड डीबगर देन यू विल बी नेवर बिकम अ गुड डेवलपर। अगर अच्छे डीबगर नहीं हो तो डेवलपर बनने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो पहले डीबग करना सीखना है, हर एक चीज को नेविगेट करना सीखना है। तो ये हो गया हमारा डेटाबेस कनेक्शन। कैसे पता चला, तो कोई एरर नहीं है। ट्राई करें एरर लाने का, तो यस, यहाँ पे मास्टर डेटाबेस 1 कर देता हूँ, रिफ्रेश करवाओ, आई एरर। तो यस, हमारे पास अब डिफरेंट एरर्स अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कनेक्शन एरर क्या है, अननोन डेटाबेस। तो मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, यहाँ पे डेटाबेस के अंदर जाके चेंज करूंगा। एरर हो गई सॉल्व, रिफ्रेश, देखो डेटा मिले, तो यस, हमारे पास एरर नहीं है, हमारा कनेक्शन हो गया। करवा दो इसको कमेंट। अब ये डेटा के ऊपर हम लोग करेंगे कोड एग्जीक्यूट। कौन सा, तो ये क्वेरी का। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब भी हम लोग यहाँ पे आए तो ये एरर दिखा रहा है। अभी तो स्टार्ट किया मैंने, ये होम पे गया, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया वैसे ही उसने एरर दिखा, पर अभी तो कुछ डेटा फिल नहीं किया, तो क्यों एरर दिखा रहा है? तो मैंने यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाई। तो कंडीशन होनी चाहिए पहले इफ, दैट मीन्स जब बटन प्रेस हो तब, और बटन प्रेस होने जैसे अपने पास ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इस सेट की कंडीशन, दैट मीन्स अगर वो चीज सेट हुई है, कौन सी, तो बटन कहाँ पे, तो रिक्वेस्ट के अंदर, कौन सा वाला, ये रहा अपना बटन का नेम। तो ये बटन अगर प्रेस हुआ है तो ही हमें इंसर्ट वाला कोड एग्जीक्यूट करवाना है, अदरवाइज रहने दो। रिफ्रेश करवाओ, चली गई एरर, तो यस। अब मैं प्रेस करवाता हूँ यहाँ पे डेटा फिल करवा के,
तो हो गया, ओके यस, ये हमारा हो गया स्टार्ट। अब इसके अंदर कनेक्शन, जैसे ही बटन प्रेस करे वैसे ही डेटा जाने चाहिए, तो यस, क्वेरी को करवा दो बंद, ये करवा दो बंद, डॉलर एग्जीक्यूट, हर एक क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और सिलेक्ट की क्वेरी फैच होगी। वैसे हम लोग याद कर सकते हैं कि अगर कोई भी क्वेरी परफॉर्म कर रहे हो तो उसे एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, डेटाबेस के ऊपर हमें वहां पे देना ही पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा। तो ये रहा मेरा डेटाबेस जिसके अंदर मैंने वेरिएबल, जिसके अंदर डेटाबेस स्टोर किया हुआ है, उसको बोलो कि भाई क्वेरी परफॉर्म करे। कौन सी क्वेरी? तो जो एसक्यूएल के अंदर ये लिखा हुआ है वो, ठीक है। तो ये हुई आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट। प्रिंट करवा के चेक करवाए, प्रिंट कराओ, डीबग नहीं किया तो डेवलपर नहीं बना। यहाँ पे रिफ्रेश आया 1, 1 का मतलब ट्रू, ट्रू का मतलब सही है व्यू। तो यहाँ पे जाओ, चेक करवाओ, डेटा मिला कौन सा वाला, जो लास्ट में इंसर्ट करवाया होगा वो, ब्राउज करवाओ, आया कुछ उलट सुलट वाला, तो यस, हमारा डेटा हो गया इंसर्ट। अब यहाँ पे कंडीशन डाल दो, ठीक, एग्जीक्यूट डबल इक्वल टू 1, तो एक मैसेज मिलना चाहिए अलर्ट। तो अलर्ट किसका है? तो स्क्रिप्ट का है, तो मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट डालनी है, पीएचपी बंद कर दो, स्क्रिप्ट चालू कर दो, एकदम आसान। यहाँ पे मैसेज, वाह जोरदार, ऐसा कुछ मैसेज डाल देते हैं। और यहाँ पे वापस कर देंगे अपना पीएचपी स्टार्ट। आ गया, वाह जोरदार, दैट मीन्स इंसर्ट हो गया, 2 बार एंट्री हुई होगी, देखो है 2 बार डेटा, तो यस। यहाँ पे हम लोग मैसेज सही वाला जो रहता है वो, ये तो मजाक के लिए था, रजिस्टर सक्सेसफुली। एल्स, अगर वो ना हुआ तो क्या हो रहा है? एरर, जो कि नहीं आने वाली हमें पता है, फिर भी हम लोग एज अ सेफ्टी पर्पस अलर्ट डाल देते हैं, एरर व्हाइल इंसर्टिंग। और यहाँ पे सक्सेस के बाद वो हो जाना चाहिए रीडायरेक्ट, तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ करके हमारे पास एक फंक्शनलिटी है जो कि भेज देंगे लॉगिन के ऊपर। दैट मीन रजिस्टर किया ना, तो वापस से क्या करवाना है, उसे लॉगिन पेज पे आ जाना है। देखो ये बार बार जो कंटिन्यू आ रहा है वो नहीं आएगा, रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे जय जय @123 कुछ भी मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, रजिस्टर किया, रजिस्टर सक्सेस। ओके, तो ये अब रिफ्रेश करेंगे तो हमारा पेज वापस पोस्ट होने का ट्राई नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो हमारे पास यूजर्स, इसके अंदर एंट्री आ गई, जय123 मेल, और जो भी हमारा मेल आईडी था ये रिकॉर्ड हमने इंसर्ट करवा दिए। अब यहाँ पे जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुए उसके ऊपर क्या करवाना है? लॉगिन परफॉर्म करवाना है। तो लॉगिन के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिलेक्ट की क्वेरी परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। तब राउट तो यही है, एक ही राउट बना है हमारा, तो कोड यूटिलाइज करना सीखते हैं। तब ये जब रजिस्ट वाले के अंदर लॉगिन वाला बटन मिल रहा है तब, तो जो हमने रजिस्ट के लिए किया उसको करवा दिया कॉपी पेस्ट। क्वेरी क्या होगी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर where user underscore name
इक्वल टू एंड पासवर्ड इक्वल टू चेक करवाओ। जय 1 2 3 यहाँ पे प्रोसेस में चला गया। ऐसे क्यों प्रोसेस में चला गया? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्शन होगा, ये हटाना पड़ेगा। ये टेम्पलेट वालों ने बाय डिफॉल्ट दे दिया है, जो कि मुझे यूज नहीं करवाना। जय 1 2 3 ये लॉगिन रजिस्टर वाला जो हमने यहाँ पे कंडीशन दे दिया है वो नहीं करना है। विंडो डॉट लोकेशन href रुक जा भाई, तो यहाँ पे पहले चेक तो करने दे। रजिस्टर सक्सेस आ गया, पर देखो यहाँ पे क्या आया, काउंट मिला। ऐसे रिकॉर्ड है हमारे पास जिसका नाम जय हो और 1 2 3 पासवर्ड हो, तो वैसे रिकॉर्ड हमें मिल गए। तो बहुत सारे हैं, देखो ये डुप्लीकेट एंट्री करवाई हुई, क्योंकि हम लोगों ने कोई वैलिडेशन नहीं दिया, ये टेस्टिंग पर्पस के ऊपर जा रहे थे इसलिए। तो ये हमें किस तरीके से कैट करवाने हैं? तो पहले जब भी एग्जीक्यूट हो जाए उसमें अगर जो नंबर ऑफ रोज है वो ये फील्ड काउंट नंबर ऑफ रोज 1 मिल रहा है, 0 से ज्यादा मिल रहे हैं तो वो सही है, अदरवाइज वो गलत है। ऐसा मुझे प्रिंट करवाना है। इनवैलिड यूजर लॉगिन सक्सेस है, लॉगिन सक्सेस यहाँ पे डाल दिया कुछ भी, इनवैलिड यूजर आ गया तो यस, इनवैलिड आया जय डाल देते हैं, 1 2 3 डालते हैं तो लॉगिन सक्सेस आ रहा है। ये हमारे डेटा को वैलिडेट कर रहा है। तो डेटाबेस के अंदर जाके मैंने चेक करवाया कि जो मैं टाइप कर रहा हूँ क्या वो चीज मिल रही है नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि कोई डेटा तो मिला, पर वो डेटा यहाँ पे रिस्पॉन्स में लेके तो नहीं आया। मुझे तो सिर्फ ये पता चला कि वो डेटा है या नहीं, मुझे तो डेटा ही चाहिए। तो क्या करना होगा, तो उसको फैच करवाने पड़े। फैच तो कितने तरीके से, तो 4 तरीके से अपने फैच करवा सकते हैं। यहाँ पे फैच ऑब्जेक्ट का यूज करवाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग सारी चीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट से एडॉप्ट करते हैं। डॉलर यूजर डेटा इक्वल टू प्रिंट करवा के चेक करो, इको फ्री एंटर, लॉगिन सक्सेस मिल गया डेटा। जय जिसका आईडी क्या है 23 है, मेल है, उसका ये ईमेल आईडी है, उसका ये मोबाइल नंबर है। तो जो डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर है वो लेके आ गया। तो फैच से हम लोग वो करवा सकते हैं। अब ये डेटा मल्टीपल पेजेस के अंदर यूज करवाने हो तब हम लोग इसको सेशन के अंदर स्टोर करवाते हैं। $_ करके हमारे पास सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जिसके थ्रू हम लोग मल्टीपल जगह पे यूजर सेशन डेटा इक्वल टू यूजर डेटा, और ये यूज करने के लिए हमें सेशन को स्टार्ट करवाना होगा, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। ये हो गए आपके डेटा सेशन के अंदर स्टोर। अब सपोज एडमिन हो तो एडमिन पेज में जाना चाहिए और यूजर हो तो यूजर पेज में आना चाहिए। ऐसा करना हो तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि कौन एडमिन है और कौन यूजर है। तो पहले यूजर को मैं एडमिन बना देता हूँ, सिर्फ
अभी के लिए। बाकी रोल आईडी करके हमारे पास ऐसा है जो हम लोग लाइव प्रोजेक्ट में रोल आईडी से मैनेज करते हैं। फिलहाल के तौर पे मैं सिर्फ एडमिन को ही कंसिडर कर रहा हूँ, फर्स्ट रिकॉर्ड को ही। तो यहाँ पे यूजर डेटा के अंदर यूजर डेटा के अंदर क्या डेटा मिल रहा है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट, और उसके ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस करने के लिए ये यूजर आईडी डबल इक्वल टू 1, तो वो एडमिन में जाना चाहिए। और ये जो हम लोग यहाँ पे भेज रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारा स्विच केस। चेक करवाओ इसे क्या सही चल रहा है या नहीं वो। आ गया हेलो यूजर जय करके हमने यूज किया था, इसलिए वापस जाते एडमिन करके यूज करवाते। एडमिन 1 2 3 आ गया हेलो एडमिन। तो रोल वाइज हमें रिडायरेक्ट करवाने हैं ना, तो रोल वाइज भी आप रिडायरेक्ट करवा सकते हो। यहाँ पे यूजर होम की जगह इवन हम लोग सीधे सीधे होम पे भी भेज सकते हैं। मैं कर देता हूँ सीधे सीधे होम पेज पे, रिफ्रेश करवाता हूँ। यहाँ पे कर दिया मैंने जय 1 2 3, तो आ गए हेलो यूजर और होम। अब होम में क्या कर देना है हमें, तो लॉगिन की जगह पे लॉग आउट आ जाना चाहिए। लॉगिन की जगह पे लॉग आउट कैसे पता चलेगा उसको कि इसको लॉगिन लॉग आउट करवाना है, तो हमने सुपर ग्लोबल वेरिएबल सेशन के अंदर डेटा इसीलिए तो स्टोर करवाए कि आपको कहीं पर भी डेटा अवेलेबल हो जाए। यहाँ पे जाओ हेडर में जाके पहले प्रिंट करवाओ क्या डेटा मिल रहा है यूजर का, चेक किया, डीबग करना है। $_सेशन सेशन को करवा दिया मैंने प्रिंट। अरे वाह, यहाँ पे तो हमारे पास डेटा अवेलेबल है। अब ये डेटा को एक्सेस करके आप क्या करवा सकते हो, जो प्रिंट करवाना हो वो करवाओ। जैसे कि यूजर डेटा, उसका नाम करवाना है हेलो यूजर, ऐसा कुछ करके आपको करवाना है तो इससे करवा सकते हो। यहाँ पे यूजर_नेम आ गया जय, तो यस जय लिखा हुआ मिल गया मुझे। अब उसके अंदर जब ये डेटा मिल रहा है तब कुछ होना चाहिए, कुछ क्या, तो लॉगिन की जगह लॉग आउट। तो अगर इफ है तो डेटा हमारे
क्या इफ उसमें भी इज सेड, इज सेड, नहीं सेट है तो लॉग इन दिखा दे, कोई दिक्कत नहीं। ये स्टार्टिंग में थोड़ा रहेगा आपको कहाँ पे पीएचपी क्लोज स्टार्ट हो रहा है, ये सब चीजें धीरे धीरे आपको भी इस तरीके से पता चल जाएगा। यहाँ पे आ गया लॉग आउट। ये जय नाम प्रिंट किया है, उसके उसके एक्चुअली मुझे सीएसएस बदलनी पड़े। यूएल के बाहर ट्राई ट्राई करते हैं, यहाँ पे अच्छी तरीके से प्रिंट हो रहा हो तो यहाँ पे डाल देते हैं। इवन ये फ्री निकाल के भी चेक करवा देते हैं एक बार। सही नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो मैं बना देता हूँ एक एल आगे लिख देते हैं हेलो। हेलो जय एंड लॉग आउट के लिए देखते हैं इसके अंदर मैं कुछ क्लास में चेंज करूँ तो वो क्लिकेबल या ऐसा कुछ डिसेबल हो जाता है और थोड़ा ऊपर चला जाता है। तो हम लोग ये लिंक रहने देते हैं, एथरेट में हैशटैग कर देते हैं ताकि वो क्लिक करे तो भी कहीं पे रिडायरेक्ट ना हो। यहीं पे यहाँ पे लॉगआउट पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो लॉगआउट वाला पेज, लॉगआउट वाला पेज दैट मीन्स हमारा राउट, और लॉगआउट में कोई पेज बनाने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, सिंपल लॉगआउट जब हो रहा है तो सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, सेशन को खत्म कर दो और वापस भेज दो उसे होम पेज के ऊपर। लॉग आउट पे क्लिक किया तो ये देखो यहाँ पे ये जो एरर है उसके पीछे का रीजन क्या हुआ, तो मैंने कंडीशन यहाँ पे सिर्फ डाली थी, ये कंडीशन यहाँ पे भी आएगी। इसके लिए हम लोग इसी कंडीशन को यूटिलाइज करवा दें तो यस, अगर सेशन सेट हुआ है तो ही ये एलआई मेनू आना चाहिए, बाकी एलआई मेनू की कोई जरूरत नहीं है। करो रिफ्रेश, हो गया तो गया, एरर गई अपनी। लॉगिन करेंगे, लॉगिन के अंदर टेस्ट या फिर जय 1 2 3 आ गए यूजर पैनल में, यस यहाँ पे नाम आ गया, लॉग आउट का ऑप्शन आ गया, लॉग आउट किया, वापस लॉगिन करो, एडमिन 1 2 3
एडमिन होम पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से एप्लीकेशंस और ये सारी चीज बनती है। ये हमारे बेसिक वैसे कंसेप्ट जिसको हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाया, डेटा सिलेक्ट करवाए, इसके अंदर बहुत सारी चीजें अपने परफॉर्म करवा सकते हैं, बहुत सारा ऑपरेशंस हम लोग हैंडल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब थोड़ा बहुत देखते हैं अपने के पीएचपी के अंदर जो मार्केट चल रहा है, जो मैंने आपको बताया कि भाई सीएमएस एंड फ्रेमवर्क्स अवेलेबल्स है। तो सीएमएस एंड फ्रेमवर्क्स क्या है और किस तरीके से हम लोग यूटिलाइज करवाते हैं वो पहले। अगर आपको यहाँ तक कुछ डाउट है, कुछ ना समझ में आया हो, कुछ भी आपको क्वेश्चन आंसर है तो वो डिस्कस कर लेते हैं, देन मैं आपको फ्रेमवर्क्स एंड सीएमएस के ऊपर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। सर ये बेसिक अपने ऑपरेशन किया, जिसके अंदर डेटाबेस कनेक्शन किया, जिसके अंदर डेटा इंसर्ट करवाए, सिलेक्ट कराए और वो डेटा सेशन के अंदर स्टोर करवाए। अगर किसी कैंडिडेट को कुछ डाउट या ना समझ में आया, लर्निंग पर्पस डेफिनेटली कोड प्रोवाइड हो जाएगा। इवन आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, इवन मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल है, मेरे पास मेरा गिटहब है और ये सारी चीज़ें जिसके अंदर मैं अपने डेटा शेयर करता रहता हूँ। तो जस्ट लिंक्डइन के अंदर आप जय या रमीन करके यूटिलाइज करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो ये तो कोड रिलेटेड आपके क्वेश्चंस और वो सारी चीज वो बाद में करते हैं अपने थोड़े टाइम के बाद। अभी थोड़ा और कंटेंट मुझे जो डिलीवर करना है वो पहले मैं डिलीवर कर देता हूँ। ये जो हमने प्रोसेस सीखी ना, वो क्या हुई कि स्टेप बाय स्टेप हमने प्रोसेस करके कोड किया। तो देखने जाए ना तो ये अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अभी 1 घंटे जितना टाइम लगा। मैं एक्सप्लेन करते जा रहा था और आपको समझाते समझाते ये परफॉर्म कर रहा था, पर फिर भी अगर मैं ये चीज आज मेरे अगर बात करूं तो मैं 2013 से इस चीज के अंदर काम कर रहा हूँ। तो 7 साल का जो एक्सपीरियंस हुआ है, तो 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद मुझे अभी आधा 1 घंटा लग रहा है जो लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने में जा रहा है। तो डेफिनेटली जो फ्रेशर्स होंगे उनको तो ज्यादा ही लगेगा। इसमें इवन हमने वैलिडेशन नहीं किया, ये सारी चीज बाकी है। तो ये सारी चीज परफॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा, तो तकरीबन देखने जाए तो आधा या 1 दिन। 1 दिन सिर्फ लॉगिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो 90% सारी वेबसाइट यूटिलाइज करती है, हर एक वेबसाइट के अंदर ये कोड होता है। तो ये सारी चीजों को रेडीमेड प्रोवाइड करने का स्टार्ट कर दिया किन्होंने, तो फ्रेमवर्क्स एंड सीएमएस। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी फंक्शनलिटी, बहुत सारे फीचर्स के साथ हमारे पास अवेलेबल होते हैं हमारे फ्रेमवर्क्स एंड सीएमएस, जिसके अंदर टॉप पे चल रहे हैं। सीएमएस के अंदर देखें तो पहले वर्डप्रेस आएगा, वर्डप्रेस, ड्रूपल, जूमला, ये सारे जो है वो टॉप मोस्ट सीएमएस है। और सीएमएस के अंदर प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि वो लोगों ने फिक्स कर दिया भाई ये कोड इतना इस हिसाब से चलेगा तो उसी हिसाब से चलेगा। तो उसको जब कस्टमाइजेशन की बात करते हैं ना तब थोड़ी दिक्कत आती है। तो हम लोग तो कैसा कोड करना चाहिए, या फिर हम लोग, मेरी पर्सनली बिलीव या फिर मैं अपने हिसाब से मानो तो क्या है, मैंने कुछ डेवलप किया ना तो उसके अंदर लेफ्ट राइट अप डाउन सारी चीज मेरे अंडर में होनी चाहिए, ना कि किसी और के अंडर में। तो उसके लिए कंसेप्ट आए हमारे पास फ्रेमवर्क के। वहां पे आपको थोड़ा बहुत कोड लिखना होगा, कंपैरेटिव टू सीएमएस ज्यादा कोड करना होगा, पर आपको जिस हिसाब से जो कोड चाहिए आप उस हिसाब से परफॉर्म कर सकते हो। तो फ्रेमवर्क्स में कौन सबसे ज्यादा है, तो लारावेल, सिम्फोनी, कोड इग्निटर,
टॉप मोस्ट फ्रेमवर्क्स इन PHP, फर्स्ट लिंक के ऊपर जो भी मिल रहा है वो, तो लारावेल आपके सबसे टॉप मोस्ट के अंदर है। तो लारावेल इज द मोस्ट सिक्योर फ्रेमवर्क ऑफ PHP। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, सब लोग जो चिल्ला रहे थे कि भाई PHP के अंदर सिक्योरिटी नहीं है, तो लारावेल ने उसको रिमूव करवा दिया। एक्चुअली वो जो सिस्टम हम लोग लाए वो सिम्फनी से लाए, और सिम्फनी एक फ्रेमवर्क जो काफी सिक्योर हो चुका था, पर प्रॉब्लम हुई वो डिफिकल्ट हो चुका जावा जितना। और मैं PHP के पास हूँ क्योंकि वो रिलायबल है, तो सिम्फनी इसलिए थर्ड नंबर पे चला गया क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट है। और सिम्फनी की ही सिक्योरिटी लाइब्रेरी यूज करके लारावेल ने खुद को फर्स्ट नंबर पे ला दिया। तो लारावेल अभी फर्स्ट नंबर पे है, जिसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल, मेरा नाम जय अमीन है और पिछले मैं 7 साल से लारावेल के अंदर ही काम कर रहा हूँ, जिसके अंदर सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आई थिंक नेटवर्क इज गोज। हेलो सर हमें तो कंप्लीट आ रही है। आवाज आ रही है सर। ओके ओके फाइन, डन। तो लारावेल के अंदर हम लोग जब काम करते हैं तो बहुत सारी फंक्शंस, फीचर्स, ये जैसे हम लोगों ने लॉगिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, ये सब किया, वो रेडीमेड प्रोवाइड करेंगे कोड के थ्रू। तो अभी जो हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, जॉब वैकेंसीज की जो बात करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा किसके अंदर है? तो लारावेल है, कोडिग्नेटर है, वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस बहुत ही यूज हो रहा है फ्रंट एंड के लिए, जैसे कि टेम्पलेट इंटीग्रेशन और ये सारी चीजें। बहुत ही मस्त कंपनी प्रोफाइल बनानी है, आप वर्डप्रेस यूज करो, आप 1 2 3 या मैक्सिमम 1 वीक के अंदर आप कंपनी प्रोफाइल बना लो। अब वही चीज अगर मैं आज कोर PHP के अंदर बनाने का ट्राई करूं तो मुझे 15 दिन लगेंगे। तो वो कंपैरिजन हो जाएगा सीधा कि फास्ट डेवलपमेंट। और अल्टीमेटली तो हम लोग क्या बोलेंगे, આપણે બધાનો પેલું ગુજરાતી મગજ કહીએ ને કે આમાંથી મને કેટલા મળશે, એટલે કે મારું શું નહીતર પછી મારે શું, राइट? दैट मीन्स अगर हमें अच्छे खासे इनकम नहीं हो रहे, एक प्रोजेक्ट खत्म करने में अगर मुझे 15 दिन लगेंगे, तो वो प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग कितनी हुई? 5 डे ऑफ वर्किंग हम लोग कंसिडर करें ना, तो 21 दिन ही काम होता है कंपनी में। और 21 दिन में अगर आपने एक ही वेबसाइट बिल्ड की, तो एक एक्सपीरियंस डेवलपर अप्रोक्सीमेटली 60 से 70 हजार ले जाता है। तो 60-70 हजार की एक वेबसाइट वो काफी एक्सपेंसिव हो जाएगी, वो ना चले। तो इसके लिए हम लोग क्या करवाते हैं कि हमारे पास जो भी चीज क्विक डेवलपमेंट में हो, दैट मीन्स छोटे छोटे जो हमारे पास डोमेस्टिक क्लाइंट होते हैं, तो डोमेस्टिक क्लाइंट का बजट कितना होगा? तो अगर मैं उसको 1 लाख बजट बोलूंगा तो अपना गुजराती में पेलो हाइकारो आगे 2 लाख रुपया की वेबसाइट, राइट? तो मतलब उसके लिए हम लोग क्या करवाते हैं, CMS, डोमेस्टिक क्लाइंट है, लोकल क्लाइंट है, लोकल क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है? तो प्रोफाइल, डायनेमिक प्रोफाइल होनी चाहिए। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ये प्रॉपर्टी रेंटल वाले हैं और ये सारे लोग हैं जिनकी रिक्वायरमेंट इतनी हाई नहीं होती। शॉपिंग साइट वाले हैं तो इनकी बहुत ही हाई रिक्वायरमेंट नहीं है, CMS के पास जाओ, 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर एक वेबसाइट खत्म करो। दैट मीन्स 2 वेबसाइट बना दी, 2 वेबसाइट बना के 1 महीने में डिलीवर कर दो, आपका जो कॉस्टिंग है वो बैलेंस हो जाएगा। एक मेजर प्रोजेक्ट तो होगा ही जिसके ऊपर हम लोग कस्टमाइजेशन और वो सब बात कर रहे हैं। इसलिए ये जो कैलकुलेशन है, इसकी वजह से गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा PHP चलता है। दैट मीन्स जो छोटी छोटी कंपनीज जो हमारे पास अवेलेबल है वो इसी तरीके से काम कर रही है। तो जिसके अंदर आप वर्डप्रेस, मजेंटो के पास जाए तो शॉपिंग साइट आपको सिंपल बनानी है, 15 दिन में शॉपिंग साइट रेडी हो जाएगी। वर्डप्रेस के अंदर ब्लॉगिंग साइट बनानी है तो 2 से 3 दिन। और मैं पर्सनली बिलीव करूं कि आपको एक्चुअली अभी आप जो कॉलेज टाइम में होते हैं तो कॉलेज में खुद की प्रोफाइल बना के रख दो, उसके अंदर ब्लॉग लिखो, कुछ भी अपना खुद का ये सारी चीज बना के डालो, तो आप एक्टिव रहोगे, आपको पता चलेगा। तो उसके लिए आप वर्डप्रेस का यूज करवा सकते हो। होस्टिंग कॉस्ट आप देखने जाए तो मैक्सिमम 4000-5000 का होस्टिंग कॉस्ट होता है। होस्ट करवाना है आपको अपनी वेबसाइट को, तो PHP में डिप्लॉयमेंट जैसा भयंकर वर्ड है ही नहीं। वो डिप्लॉयमेंट और वो सारी चीजें वो जावा में जाती है। अपने तो कैसे होस्ट करना है, अपनी फाइल्स को वहां पे रख दो, थोड़े बहुत कॉन्फ़िगरेशन होते हैं,
वो कॉन्फ़िगरेशन करके आप अपनी वेबसाइट को तुरंत ही एक्सेस कर सकते हो लाइव। तो ये सारे फीचर्स फंडा सिर्फ PHP के पास है। देखो यहाँ पे एक और डेमो के अंदर एक मस्त चीज बताता हूँ कि बहुत सारी लैंग्वेजेस है हमारे पास, तो क्या परफॉर्म करते हैं। टेस्ट PHP हमने बनाया, रीजन देखते हैं तो इको मैंने हाई प्रिंट किया। अब यही चीज अगर मुझे दूसरी लैंग्वेज में करना है ना, जैसे कि C++, तो वहां पे 5 लाइन लिखनी पड़े। 5 लाइन के अंदर हैज इंक्लूड stdio.h conio.h void main, क्लियर स्क्रीन करवाना पड़ेगा, गेट ch करना पड़ेगा, नहीं किया तो दिखेगा ही नहीं आउटपुट। तो ये सारी चीज यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ इको मैंने कर दिया तो आउटपुट मिल गया। आ गया हाउ, यस। तो क्या हाई चेक करो, ये थोड़ी ना ऐसे ही आपने बोला और हमने मान लिया। यहाँ पे रिफ्रेश, तो हाँ अब एडिट भी हो रहा है, दैट मीन्स अपडेट हो रहा है। दूसरी जगह पे ये चीज चेंज की मैंने, क्वेश्चन मार्क डाला, तो क्या करना पड़ेगा, रीबिल्ड, उसे कंपोज मतलब कंपाइल करो, F5 प्रेस करो और ये करो, F9 करो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, रिफ्रेश करो, खत्म बात। दूसरी चीज C++ जावा की बात करते हैं। $a = 10 तो सम करवाते हम पहले, तो सम के अंदर हम लोग क्या करवाते थे, अगर डॉलर सम को मैंने डिक्लेयर ना किया हो ना, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म ही ना हो। इवन यहाँ पे डेटा टाइप भी देना पड़े, तो ये यहाँ पे ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। यहाँ पे डिक्लेयर हुआ, इसके अंदर ऑपरेशन हुआ और उसी के अंदर मैंने क्या करवा दिया है, प्रिंट करवा दिया है, एक ही लाइन के अंदर सारी चीज। रिफ्रेश करो, आंसर आ गया, यस। कोई डेटा टाइप की मगजमारी नहीं। तो डेटा टाइप ही नहीं है तो फिर वो अपने बोलते हैं ना एरर वाला कि भाई ये इंटीजर फ्लोट डबल, इसको बना दिया मैंने स्ट्रिंग। तो क्या स्ट्रिंग का कभी एडिशन होता है, नहीं। इसने खुद समझ लिया, टाइप कास्टिंग जिसे बोलते हैं। डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं किया, टाइप कास्टिंग। अरे चलो इसको चेंज करते हैं, शायद ऐसा ना लगे कि मैंने रिफ्रेश ही नहीं किया। ठीक है, तो ये चेंज हो गया हमारा आंसर। अब ये क्या हुआ, ये प्योर स्ट्रिंग हो गया, ये 78 प्योर स्ट्रिंग बन गया। तो प्योर स्ट्रिंग का तो एडिशन नहीं होगा, जय प्लस अमीन ऐसा कुछ है ही नहीं। पर यहाँ पे मैंने आगे नंबर डाला हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली उसे समझ लेगा नंबर, पीछे वाले को क्या कर देगा, नॉन वेल फॉर्म न्यूमेरिक वैल्यू नोटिस दे दिया। दैट मीन्स सिर्फ आपको इंडिकेट करेगा कि भाई आपने जो चीज दी है वो प्रॉपर न्यूमेरिक नहीं है, पर ऑपरेशन तो परफॉर्म किया, आगे है इसलिए। ठीक है, आगे। और सबसे जोरदार चीज एरर रिपोर्टिंग। एरर है पर दिखानी नहीं है, एरर वहीं पे है, और क्या किया उसने, दिखाया नहीं। यहाँ पे मुझे उसको न्यू लाइन में ले जाना है, तो यहाँ पे BR लिख दो, ब्रेक कर दिया, न्यू लाइन में। ऐसी फंक्शनलिटी जो एकदम इजी एंड रिलायबल, तो इसी इतनी आसानी से हम लोग सारी चीज को मैनिपुलेट करें, तो ये चीज को हम लोग किस तरीके से तो PHP में आसानी से यूटिलाइज करवा सकते हैं। ये सारे रीजंस, ये सारी चीजें जिसके थ्रू हम लोग PHP में एप्लीकेशन बिल्ड करवाएंगे, जो काफी अच्छी तरीके से हमारी एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे। ठीक है, अब बात कर देते हैं थोड़ी देर अपने टॉप्स टेक्नोलॉजीज जहाँ पे मैं काम करता हूँ। यहाँ पे टॉप्स टेक्नोलॉजीज के अंदर आपको ये सारी चीज के अंदर जो हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली टॉप्स टेक्नोलॉजी इज अ ट्रेनिंग आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट सर्विसेज, जिसके अंदर हम लोग 12 साल से काम कर रहे हैं। तो 12 साल से हम लोगों ने काफी सारे स्टूडेंट्स को प्लेस किया है। पूरे इंडिया के अंदर देखने जाए अपने 9 ब्रांचेस है, 7 ब्रांचेस गुजरात के अंदर है, डिफरेंट लोकेशन के ऊपर हमारे ब्रांचेस अवेलेबल है। सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है जिसके अंदर पाइथन मशीन लर्निंग, इसके अंदर भी हमने काम किया हुआ है। ये जो अभी PHP के बारे में थोड़ा बहुत किया हुआ है, ये MVC स्ट्रक्चर जो हमने देखा है वो, फ्रेमवर्क्स, CMS,
कि यहाँ पे हमारी अलग अलग ब्रांचेस के कॉन्टेक्ट डिटेल्स। अगर आपको मुझसे मिलना है, मेरे से इंक्वायरी लेनी है, मैं टॉप्स एसजी हाईवे पे बैठता हूँ। आप सिर्फ यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे आप उसका एड्रेस और कॉन्टेक्ट डिटेल्स ले सकते हो। इवन आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं अपनी डिटेल प्रोवाइड करूँगा। Little about the features of PHP. Like PHP 8 will be just time consuming, can be complete the Java C Sharp. हाँ, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन हम लोग जब भी कोई भी चीज हम लोग डिस्कस करें या फिर हम लोग इस तरीके से बोले तो PHP 8 की बात कर रहे हो आप, जो अभी बेटा वर्जन के अंदर है। अभी हम लोग जो यूज करवा रहे हैं हमारा 7x PHP हम लोग यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे ऑफिशियली हमारे पास जो अवेलेबल है ये 7.4, ये बेटा वर्जन लॉन्च हुआ है जिसके ऊपर हमारे जो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। बीटा वर्जन के अंदर पहले टेस्टिंग पर्पस हमारा जो अभी का टारगेट है, और इसके साथ ये जो आप जस्ट इन टाइम वाली बात कर रहे हैं उसी के लिए हमारे पास लारावेल का अपडेट आया, लारावेल 8। ठीक है, ये भी अभी हमारे पास कौन सी तारीख से, सितंबर के अंदर, तो 3 तारीख से ये लॉन्च होगा। तब हमारे पास ये इंजन जो हमारा जिस तरीके से जस्ट इन कंपाइल वाली जो चीज है हम परफॉर्म करेंगे, तब हमारा ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा। तब हमें फाइनल वर्जन जब आएगा तब हमें पता चलेगा कि ये किस तरीके से काम करने वाला है वो। और डेफिनेटली ये चीज हम लोग मैं इस तरीके से कंसिडर कर रहा हूँ कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो फ्रंट एंड हो या बैक एंड हो, हर एक कॉम्पिटिटर ही है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो एक एयरटेल है, दूसरा आइडिया है और तीसरा जियो वाला है। तो अगर जियो वाला है जो 399 रुपए का प्लान लाएगा तो डेफिनेटली एयरटेल और आइडिया को लाना ही पड़ेगा। तो हर एक को नई नई फंक्शनलिटी अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी, और जो जब सबसे आसान तरीके से और एग्जीक्यूशन फास्ट परफॉर्म करवाएगा वो सबसे आगे रहने वाला है। और लोकेशन प्रिफरेबल रहता है। तो यहाँ पे जो कॉस्टिंग है, हमारे गुजरात के अंदर कॉस्टिंग बहुत मैटर करता है, तो इसीलिए कॉस्टिंग के रिलेटेड हमारे पास PHP में सबसे ज्यादा वैकेंसीज और सबसे ज्यादा वर्क अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पे PHP के मार्केट की बात करें तो काफी ब्रॉड मार्केट है हमारे पास। यस, और यहाँ पे हम लोग जो भी चीज परफॉर्म करवा रहे हैं, आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको इंक्वायरी करनी है और इसके रिलेटेड आपको ज्यादा डिटेल चाहिए, तो मुझे सिर्फ आपका मेल आईडी और आपकी टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मैसेज में कर दो, तो उसके थ्रू हम लोग आपको हमारे डेटा प्रोवाइड करवाएंगे, दैट मीन्स ब्रोशर प्रोवाइड करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे ये सारे PHP, C शार्प, टेस्टिंग, जावा, पाइथन, हैकिंग, ये सारी चीज के लिए हमारे पास जो कोर्स अवेलेबल है, जिनको जिसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके, तो आप सिर्फ अपने एग्जैक्टली इसी तरीके से आपका मेल आईडी और आपकी टेक्नोलॉजी मुझे मैसेज कर दो, तो हम लोग उसके रिलेटेड आपके आगे फर्दर इंक्वायरीज को हैंडल करेंगे। हाँ डन सर, मेरे साइड ये सारी चीज आपको बतानी थी, दिखाया। अभी कोई और इन्फॉर्मेशन या कुछ और चीज आपको जाननी हो तो। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल कंक्लूड। इज देयर एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द पार्टिसिपेंट? एनी क्वेश्चंस? Okay. Okay. So I'll invite Dr. Mohammad Idris sir, head of department in MCA, to say about this webinar. Please, sir. Idris sir.
Hello, Idris sir, are you there? Hello. Yes, Angular, React, front end, good. Yes, Idris sir is coming. Yes. Yes, sir. Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. I would like to thank Jay Amin for sparing his valuable time with us. I also would like to thank all the participants from various institutions here to participate in such a nice webinar who is delivered by the Jay Amin sir from TOPS Technology. The intention to organize this such a seminar or a webinar for especially for the students of the final year, those who are facing little bit problem regarding even though they have the knowledge of PHP, but they are not have extra skill to be spare with the PHP technology. As the expert says that there are some technologies are there. If you require 2 or 3 day, you are supposed to complete your website work. Even if you are not aware of this technology, then you are sparing the 15 to 20 days. So this is what the intention to organize this kinds of seminar, and we are also try to organize this such kinds of webinar once again every end of the month as decided by the principal sir. Each and every end of the week we are supposed to organize this such kinds of new technology webinars. So I assure you that you have got the maximum benefit of this particular webinar, and hope you will well and stay home and stay safe. Thank you very much for all the participants, expert Jay Amin sir, our coordinator Dr. Tulsidas Nakrani. Thank you very much once again. Thank you, sir. Thank you, Idris sir. Now, this time is for concluding this session. So Yes. we'll conclude this webinar. Thank you. Okay. Thank you all. Thank you. Thank you, sir. देन ऑलमोस्ट सबके में भी मुझे मेल एंड ये मिल चुके हैं, तो और कोई है तो मैं 5 मिनट कनेक्टेड हूँ, देन Okay. थैंक यू. थैंक यू. ये ऐसा बहुत कुछ है, डेवलपमेंट के अंदर बहुत मस्त मस्त चीजें हैं. प्रिया, आपका टेक्नोलॉजी, इंटरेस्टेड टेक्नोलॉजी. जुमला से कोडिंग के बगैर पूरी वेबसाइट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स. यस, हम लोग क्रिएट करवा सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक है तो डेफिनेटली यस. जैसे इवन लारावेल है, वो हमारे पास एज अ फ्रेमवर्क मिल रहा है,
और वो फ्रेमवर्क के अंदर भी हम लोग सिर्फ अगर लॉगिन रजिस्ट्रेशन और बेसिक फंक्शनलिटी चाहे ना तो एक दिन में वेबसाइट रेडी हो जाएगी। लॉगिन रजिस्ट्रेशन पेज के लिए PHP आर्टिसन मेक ऑथ करके है। यस प्रिया, हाँ मुझे मिल गया, यहाँ पे मैंने आपका नोट कर दिया है PHP और पाइथन। Sir, I was always want to think work, so create my own framework. Yes, exactly. You can create. उसके लिए बेसिक हमें पहले MVC स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये जो हमने क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर जो हमने MVC एडॉप्ट किया है तो वो अभी बेसिक वाला जा रहा है। इसको थोड़ा और हम लोग डेप्थ वाइज जा सकते हैं। मेथड चेनिंग के कंसेप्ट है, टाइप हिंटिंग है, कंप्लीट फ्रॉम द कोर इनसाइड। बहुत ही अलग अलग तरीके से हम लोग अलग अलग फ्रेमवर्क, तो पहले खुद एक चीज बनानी है तो एक स्ट्रक्चर को समझना पड़े, फिर कोडिंग डिजाइनिंग पैटर्न बोलते हैं उसे। हाँ कॉम्प्लिकेट, ओके ओके। वो कॉम्प्लिकेशन हमारे पास किस तरीके से समझो कि दो तरीके होते हैं हर एक चीज एडॉप्ट करने के लिए। तो अगर कुछ हमें अच्छी तरीके से परफॉर्म करवाना है या ऐसा कुछ होता है तब हमारे पास जो डेटा अवेलेबल होता है उसको ऑपरेट करने के लिए थोड़ी बहुत प्रोसेस यहाँ पे हैंडल करनी पड़ती है। तो ये प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि उन्होंने काफी सारी चीजें प्री डिफाइंड रख दी है, तो वो प्री डिफाइंड चीज को एडॉप्ट करने के लिए थोड़े बहुत उन्होंने सीक्वेंस रखे, तो वो सीक्वेंस को फॉलो करते जाना है। काफी आसान है लारावेल। इनिशियल स्टेज पे आपको कॉम्प्लिकेशन फेस करने होते हैं, उसके पीछे के रीजन प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता, इसलिए आप लोग भाग रहे हो पर गोल गोल भाग रहे हो। आपको डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन की जरूरत होती है। एक डायरेक्शन के अंदर हम लोग जाएंगे तो अच्छे तरीके से हम लोग सीख पाएंगे। इसीलिए मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट की जो वैल्यू होती है वो इसी हिसाब से होती है, क्योंकि उसको पता है कि क्या नहीं करना है। अदरवाइज क्या होता है कि हम लोग वही चीज कर रहे हैं जो नहीं करनी होती है और टाइम स्पेंड करके उसके अंदर क्या हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि भाई इसकी जगह पे ये करना है। तो अगर आपको प्रॉपर एक एक्सपीरियंस पर्सन के अंडर में आप गाइड हो रहे हो, आपको ये सारी चीज अच्छी तरीके से आ रही है, तो आप आसानी से उसके अंदर एंटर हो जाओगे। उसके जो फंक्शनलिटी है वो राउटिंग और वो सारी चीज उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको कोडिंग डिजाइनिंग पैटर्न समझनी होगी, जो कि फैकेड है, तो वो पहले समझना है, देन आपको आगे जाना है। कुणाल भावसार, ग्रेट मिनस्टैक एंड मिरस्टैक फ्रेमवर्क ही पसंद है। ये अभी स्टार्टिंग में रहेगा, आपको ये सारे चीज पसंद है। इवन आप अगर इस हिसाब से देखो तो कोडिग्नेटर बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए इजी वे में सीखने के लिए। वो धीरे धीरे हम लोग काम हमेशा रिक्वायरमेंट के अंदर, मैंने जैसे बोला ना गुज्जू पीपल मेंटालिटी, આમાં મારું શું નહીતર મારે શું, આ યાદ રાખવાનું જ। ધેટ મીન્સ પૈસા મળવા જોઈએ એટલે બધું ડિફિકલ્ટ વસ્તુ ઈઝી થઈ જશે। સ્ટાર્ટિંગ में એવું હશે કે આપણે આ શીખી લઈએ, પેલું કરીએ, આમ કરીએ, તેમ કરીએ, પણ અલ્ટિમેટલી તો ગોલ શું રહેવાનો? 2 વર્ષ થશે ને પછી એક જ વસ્તુ, કેટલા આપીશ? ને ડેવલપમેન્ટમાં ખાસ એ વસ્તુ યાદ રાખવાની, ડેવલપમેન્ટ કરી રહ્યા છો અને સૌથી બેસ્ટ વસ્તુ શું છે કે PHP નો ગ્રાફ જોઈશું ને ગુજરાતની અંદર તો 20 વર્ષથી અપ જઈ રહ્યો છે। એટલે સપોઝ હું એવું કહું છું બધાને, કેન્ડિડેટને, બધા કહે ને કે પાયથન આવી ગયું છે તો આને ઇનસિક્યોરિટી થશે, તો મેં એવું એક્ઝામ્પલ મેં સમજેલું છે ને એનાલાઇઝ કરેલું છે કે સપોઝ આપણે મોદીએ જેમ નોટબંધી કરાવી હતી ને, એમ મોદી એમ કહે કે ભાઈ કાલથી PHP માં કોડિંગ નહીં કરવાનું, તોય એને બંધ કરતા કરતા, નોટબંધીને બંધ કરતા 3 વર્ષ થયા હતા। જે રાજા છે, રાજાએ ના પાડી તો પણ એને બંધ કરાવવા 3 વર્ષ સુધી નોટો પાછી લેવા દીધી। તો આ તો એક પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ જે ઓપન સોર્સ છે એને તમે બાંધી ના રાખો તો 10 થી 15 વર્ષ તો થવાના જ। 20 વર્ષ કામ થયેલું છે ને તો 10 વર્ષ એને બંધ કરતા થશે। અને ડેવલપરની લાઈફ કેટલી? તો 8 થી 10 વર્ષ।
હવે સપોઝ મારી જોડે શું કામ આવે છે તો મેનેજ કરવાનું, પ્રોજેક્ટ ની અંદર આનું આમ કરો, આનું આમ કરો. ડેવલપમેન્ટ ઇવન 8-10 વર્ષ પછી તમે ઈચ્છો તોય નહીં આવે, કેમ કે ત્યારે તમારી જે રીતની સેલેરી હશે, જે રીતનું કામ હશે ને, એ બધું મેનેજમેન્ટ રિલેટેડ જશે. એટલે ત્યાં તમારું જે સ્કોપ જોઈએ ને, તો સ્કોપ રિલેટેડ કામ કરતા રહેવું પડે. નો ડાઉટ કોડ કરતા રહેવાનું હંમેશા, પણ કેવું, તો હવે મેં શું કરાવ્યું છે, તો પહેલા મેં 2013 જ્યારે સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે PHP, પછી CI, પછી લારાવેલ, એના પછી એન્ગ્યુલર અને રિએક્ટ. તો ફૂલ સ્ટેક ડેવલપમેન્ટ તરફ આપણે આગળ જઈ રહ્યા છે. તો આનાથી તમારી પ્રોફાઇલ બિલ્ડ કરાવાય. તો આવી રીતે ધીમે ધીમે, અને એવું નહીં, ફંબલ નહીં થવાનું કે આ બાજુ જવું, આ બાજુ જવું, એડ કરાવો. કંઈ પણ વસ્તુ હોય અને એડ કરાવતા જાઓ તો મસ્ત થઈ જશે તમારી પ્રોફાઇલ. ડન? ફાઇન, ચલો બાય, હેવ અ ગુડ ડે. ઘણી મજા આવી. થેન્ક યુ સો મચ.